झारखंड, जल, जंगल और ज़मीन की धरती। एक ऐसी धरती जिस पर ना जाने कितने वीर सपूतों ने जन्म लिया। एक ऐसी धरती जिसने कितने नायकों को दिया। आज झारखंड 2022 में पहुंच चुका है, युवा झारखंड बन चुका है। 1986 से ये जंग शुरू हुआ जो 2000 में सफल रहा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास प्रोग्राम को 22 ज्वेल्स को। इस प्रोग्राम में हम आपको झारखंड के उन सितारों से मिलाएंगे जिसके ज़रिए झारखंड पूरे विश्व भर में जाना जाता है। पिछले साल की तरह इस साल भी समाचार प्लस झारखंड बिहार आपके लिए आपके सामने लेकर आएगा उन हस्तियों को जिसके जरिए झारखंड को देश और राज्य के साथ साथ विश्व भर में जाना जाता है। शुरुआत करेंगे अपने संपादक ब्रजेश रॉय के साथ और उनसे जानेंगे कि उन्होंने आखिर किस हीरे को तराशा है। ब्रजेश जी। खुशबू, सबसे बड़ी बात है कि समाचार प्लस लगातार अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करता रहा है कि झारखंड को सजाने और संवारने में किन हस्तियों का योगदान रहा है। अगर हम 22 हीरे की बात कर रहे हैं, 22 ज्वेल्स की बात कर रहे हैं, तो अनडाउटली हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में राजनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है। झारखंड की तस्वीर को सजाने संवारने में आखिर वो कौन सी शख्सियत है जिनका बहुत अहम रोल रहा है, जिनकी भूमिका रही है। अनडाउटली अगर झारखंड को हम देखते हैं तो मैं दिखाना चाहूँगा डेस्कटॉप पे कि मैंने जो एक इमेज को खोल कर रखा है। आप देख सकते हैं कि इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नज़र आ रहे हैं और उनके साथ में, उनके बगल में शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु कहा जाता है, वो नजर आ रहे हैं। और दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन एक ऐसी हस्ती है खुशबू कि दर्शक जानते हैं इनके विषय में, लेकिन जिस तरीके से शिबू सोरेन ने अकूत खनिज संपदा से भरपूर प्रकृति की गोद में बने झारखंड को संवारने की कोशिश की है, जितना अथक प्रयास किया है, वो शायद दूसरे राजनेता ने उनके अगल बगल भी आने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि झारखंड सिर्फ आदरणीय शिबू सोरेन का नहीं है बल्कि पूरे झारखंड वासियों का है। ये कितनी दफ़ा लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और साथ में इन्होंने केंद्र में भी झारखंड को रिप्रेजेंट किया। दिशोम गुरु की सबसे बड़ी खासियत ये रही जो आज उनकी शौर्य गाथा का गुणगान लोग करते हैं। समाचार प्लस भी उन्हें सैल्यूट करता है, ब्रजेश रॉय सैल्यूट करता है। उसकी खास वजह है कि उन्होंने अपनी जो लड़ाई लड़ी थी वो महाजनी प्रथा के विरोध, मतलब कि समाज में समानता कैसे हो, हमारा समाज पारदर्शी तरीके से विकास के पथ पर कैसे चले, ये बहुत पहले गुरुजी ने सोच लिया था और हम लोग बहुत आदर के साथ उन्हें बाबा भी कहते हैं। तो बाबा यानी जो परिवार का मुखिया होता है वो किस तरीके से परिवार को लेकर के चलता है, तो आज की तारीख में शिबू सोरेन से बड़ा नाम झारखंड के 22 हीरो की तलाश में अगर हम जुटे हैं तो मेरे हिसाब से शिबू सोरेन अनडाउटली सबसे बड़ा नाम है। और ये एक सुखद संजोग है कि उनके पुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जो हैं वो झारखंड के वर्तमान राजनीति का एक ऐसा केंद्र बिंदु बन चुके हैं जिनसे झारखंड को बहुत उम्मीदें हैं। अगर हाल के दिनों की बात करें तो जितनी तब्दीलियों को लाने की कोशिश की, एक प्रयोग किया है हेमंत सोरेन ने, वो कहीं ना कहीं से शिबू सोरेन से प्रेरणा पाकर ही उन्होंने किया है। तो अनडाउटली शिबू सोरेन मेरे लिए सबसे पहला और सबसे पसंदीदा नाम है। खुशबू जी बिल्कुल। तो हमारे साथ हमारे संपादक थे और इन्होंने बताया कि इन्होंने शिबू सोरेन को आखिर क्यों तराशा है, किस तरीके से शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से झारखंड को एक पटल पर पहुंचाया। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और मैं बात करना चाहूँगी मेरी सहयोगी प्रभा से। प्रभा, आपने किसे तराशा है इस 22 ज्वेल्स में? बिल्कुल खुशबू, मेरे डेस्कटॉप पर देख सकते हैं आप, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है और ये सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है। हम यहाँ पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी की बात कर रहे हैं।
अभी उन्हें हम राज्यसभा सांसद के तौर पर जानते हैं, लेकिन थोड़ा पहले जाएं तो बचपन से जैसे एक बंगाली कल्चर में रही हैं महुआ माझी, उसके साथ झारखंड का जो परिवेश है, दोनों का मिक्सचर उनमें देखने को मिलता है। और एक नेत्री से पहले एक नॉवेलिस्ट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उनकी एक पहचान बहुत अच्छी बनी हुई, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है। और उनकी किताब की बात करूं तो मैं बोरी शाइला, जो उनकी किताब, उनकी जो लेखनी थी, उससे एक बहुत बड़ी पहचान उन्हें मिली, और जो कि बांग्लादेश के जो एक मुक्ति संग्राम चला था उस पर वो जुड़ा हुआ था उससे। और उसके बाद अगर उनके इस पॉलिटिकल करियर की बात करें तो हमेशा से छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, वो जहाँ भी उन्हें लगता है कि जहाँ महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है, उन्हें इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, वो बढ़ चढ़ करके वहाँ हिस्सा लेती हैं। और यहाँ भी महुआ माझी जी आ चुकी हैं, और जिस तरीके से उनकी व्यक्तित्व है, जो बातचीत करने का तरीका है, उससे भी हम बात कर सकते हैं कि चाहे उनका ओहदा साल दर साल बढ़ता रहा हो, लेकिन एक जो पेशेंस और एक धैर्य जो हम देखते हैं उनमें, वो अभी भी देखने को मिलता है। और यही कारण है कि 22 ज्वेल्स में हमने महुआ माझी को इंक्लूड किया है। तो एक बहुत ही अच्छी साहित्यकार के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, और अब ये बहुत ही गर्व की बात है कि झारखंड से वो पहली स्थानीय महिला हैं जो राज्यसभा सांसद वहाँ बनी है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ पर भी यहाँ जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, उनके मुद्दों को उतने ही सशक्त तरीके से रखेंगी। बिल्कुल। तो प्रभा के हिसाब से अगर हम देखें तो महुआ माझी उसके हिसाब से यहाँ झारखंड की 22 ज्वेल्स में से एक है जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और अब चूंकि वो राज्यसभा सांसद है तो अब सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं के मुद्दे को उठाएंगी और महिलाओं को आगे बढ़ाएगी। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइजुद्दीन हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनके हिसाब से उनके लिए झारखंड का 22 ज्वेल्स में किसका नाम ऐड किया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया खुशबू। सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड राज्य के 22 वर्ष हो रहे हैं। हम आज 22 ज्वेल्स की बात कर रहे हैं। इन 22 ज्वेल्स में हमारे जो ज्वेल्स है, हमने जिसे चुना है वो है झारखंड पुलिस। क्योंकि झारखंड पुलिस एक ऐसा विभाग है जो कि हमेशा से झारखंड को सुरक्षा कैसे देना है, कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है, इन तमाम मुद्दों पर मुखर रही है। अगर बात करें झारखंड राज्य के गठन से पहले की, तो तब से अब तक जो नक्सलवाद की प्रक्रियाएं हुई, उस पर भी समय समय पर जो अंकुश लगाना था, जो अपराध पर अंकुश लगाना था, इस पर भी रांची पुलिस की अहम भूमिका रही, झारखंड पुलिस की अहम भूमिका रही। ऐसे में जितने भी डीजीपी आए, उनका जो नेतृत्व मिला लोगों को, खास करके पुलिसिया कार्रवाई, उसमें आपका आत्मसमर्पण की हो या फिर सरकार की ओर से भी जो योजनाएं आए, आत्मसमर्पण हो, इन तमाम चीज़ों में पुलिस की जो भूमिका रही वो बिल्कुल सराहनीय रही। ऐसे में हम दूसरी तरफ बात करेंगे सरकार की ओर से, तो जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में माओवादी जो थे, माओइस्ट जो थे, आतंकवाद का जो सिलसिला था, इस पर भी बहुत हद तक अंकुश लगाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या फिर वर्तमान की सरकार हो। अब जो है, जब नक्सलियों की कमर कमज़ोर हो गई है, ऐसे में भी पुलिस जो है अपनी सक्रियता लगातार बरकरार रखी है। ये झारखंड पुलिस को ही इसका पूरा श्रेय जाता है। और हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा पुलिस के हाथों ही, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जब भी सुरक्षा की बात होती है, लोगों की नज़र सबसे पहले पुलिस पर जाती है, उस खाकी वर्दी पर जाती है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते कि उस खाकी वर्दी के पीछे भी कोई इंसान है। तो वो इंसान अपने घर परिवार को छोड़ करके अगर आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि वो हमारे लिए एक जेवल बिल्कुल है। जी बिल्कुल। और इसका सम्मान करना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि झारखंड पुलिस लगातार जिस तरीके से कार्य कर रही है, अब अगर झारखंड के मौजूदा हालात को देखें तो नक्सलवाद जो है पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर है, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ झारखंड पुलिस को ही जाता है। अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो हैं प्रभुदयाल तिवारी, उनसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने अपने 22 ज्वेल्स के लिस्ट में किसे ऐड किया है। प्रभुदयाल जी बिल्कुल खुशबू, आपको बताते चलूँ कि ये झारखंड का जो है 22 साल का झारखंड हुआ है, और ये 22 साल के झारखंड में क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, इसको लेकर आज चर्चाएं हो रही है। तो आपको बताते चले कि झारखंड का जो है एक छोटा सा ज़िला है लातेहार, जो कि पलामू प्रमंडल में पड़ता है। वहाँ एक आपको बताते चले कि विद्यालय है, नेतरहाट विद्यालय। और नेतरहाट विद्यालय में आपको पता चले कि हमारे डेस्क पर भी आप देख सकते हैं कि नेतरहाट विद्यालय का कितना अच्छा खूबसूरत दृश्य है। आजकल के इस आधुनिक और विकसित दौर में शिक्षा प्रणाली का बेहतर होना उतना ही ज़रूरी है जितना इंसानों के लिए भोजन, क्योंकि बेहतर शिक्षा ही जो है लोगों को आगे बढ़ाता है।
और आपको बताते चले कि जो भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए अपने भविष्य की चिंता काफ़ी होती है। इसको लेकर जो है काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो हमारे जो लातेहार ज़िले के एक छोटा सा गांव है नेतरहाट में ही जो है एक तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा जो है सन 1954 में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। जी हाँ, आप बिल्कुल, आपको बताते चले कि ये गुरुकुल जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय से नाम से लोगों को जो है ये जाना जाता है। तो इस आवासीय विद्यालय में जो है यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जो है आज अन्य देश के साथ साथ विदेशों में भी जो है कई ऊंचे ओहदे पर, कई पद पर जो है कार्यरत हैं। आपको बताते चले कि यहाँ जो है इस विद्यालय में जो है लगभग जो है झारखंड के जो है लगभग 1500 से करीब जो है IAS IPS जो है इस विद्यालय जो है दे चुका है, जो करीब कई जो है ज़िले को जो है संभाले हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी विद्यालय माना जाएगा, जो झारखंड में आपको बताते चले कि ये टॉप 10 में भी ये इस विद्यालय की गिनती आती है। यहाँ से जो है लोग पढ़ लिख कर जो है कई क्षेत्र में जो है अपना जो है मुकाम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल प्रभु दयाल, जिस तरीके से नेतरहाट आवासीय स्कूल कार्य कर रहा है, गुरुकुल की तर्ज पर कार्य कर रहा है और अपने आप में भारत की संस्कृति और भारत के कल्चर को समेटे हुए है, तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय है और इसे 22 ज्वेल्स में ऐड करना हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। अब हमारे साथ हमारे एक और ब्यूरो हैं रंजीत, उनसे जानना चाहूँगी कि रंजीत, आपने 22 ज्वेल्स में किसे ऐड किया है और क्यों? जी खुशबू, झारखंड के 22 साल पूरे हो रहे हैं और इस सुनहरे में हम लोग 22 रत्नों की खोज में निकले हैं। और तो निश्चित तौर पर अगर बिहार झारखंड के पूर्व IAS अमित खरे का अगर नाम नहीं आता है तो इस बहुत सही नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्व IAS ने जो है चारा घोटाला मामले को पर्दाफाश करके ये 1985 बैच के IAS अफसर हैं, जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य को निर्वहन करते हुए चारा घोटाले को पर्दाफाश किया, जिसमें पूर्व मंत्री जगन्नाथ मिश्र और लालू प्रसाद यादव का ऊपर FIR किया। तो निश्चित तौर पर इन्होंने काफ़ी ईमानदारी पूर्वक इन्होंने कार्य किया और आप देख सकते हैं कि किस तरह का ईमानदारी का जो तस्वीर है ये अमित खरे में आप देख सकते हैं किस तरह का निष्ठा दिख रहा है। और निश्चित तौर पर और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये अमित खरे एक नाम ही नहीं, एक अपना अलग पहचान है, जो काफ़ी सुर्खियों में आए ये चारा घोटाला मामले के बाद। और उसके बाद आज शिक्षा नीति की बात किया जाए तो नई शिक्षा नीति में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। IIM IIT जैसे शिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल पर जो है इन्होंने अपने मुकाम देने का प्रयास किया और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार भी हैं। तो निश्चित तौर पर अगर अकबर के 9 रत्न थे, बीरबल उसमें खास था, तो निश्चित तौर पर अगर 22 रत्नों की बात किया जाए तो हमारे झारखंड और बिहार झारखंड के कैडर IAS कैडर, पूर्व IAS कैडर अमित खरे हैं, जिन्होंने निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ योगदान दिया और इनसे सीख अन्य IAS को लेनी चाहिए। जी खुशबू। बिल्कुल, तो अमित खरे एक ऐसा नाम है जिसने सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन किया और प्रधानमंत्री के सलाहकार बन चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है झारखंड को, वो अपने आप में सराहनीय है। अब हमारे साथ मेरे सहयोगी सुरीन प्रसाद है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि सुरीन सर, आपने किसको चुना है 22 ज्वेल्स के लिए, किसे तराशा है आपने? 22 ज्वेल्स में इस बार मैंने लेडी टार्जन को चुना है, झारखंड की लेडी टार्जन जमुना टुडू, जिन्होंने जंगल बचाने की मुहिम में खुद आगे आकर अकेले शुरुआत की, वन माफियाओं से भिड़ी, कई बार उन पर हमले भी हुए, तब जाकर आज जंगल को वो बचा पाई है। और उन्हें इस काम के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया। अभी पिछले दिनों ही हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके साथ जंगल में पेड़ों को राखी भी बांधी गई। और वो हर साल जमुना टुडू जंगल में पेड़ों को राखी बांधती हैं। और अभी जमुना टुडू की बात करें तो एक उपलब्धि और है कि उन पर एक फ़िल्म भी बनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत अगले महीने से होने वाली है।
तो मेरे लिए उन 22 ज्वेल्स में लेडी टार्जन जमुना टुडू ही हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लेडी टार्जन जिस तरीके से कार्य कर रही है उन्होंने झारखंड की जो विरासत है जल जंगल और ज़मीन को उसको तराशने उसको संभालने का कार्य किया है। अब हमारे साथ मेरे सहयोगी है प्रशांत भगत, और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने किसे तराशा है और वो किसे इस बार 22 ज्वेल्स में ऐड करना चाहिए। जी खुशबू, आज हम 22 साल के झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड आंदोलन की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक शख्स वैसा है जिसे हम ज़्यादा याद नहीं करते हैं, एक तरह से गुमनाम चेहरा उनका सामने आता है, बीपी केसरी। बीपी केसरी डायरेक्टली आंदोलन में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से झारखंड के इतिहास को सामने रखा। कहा जाता है कि बीपी केसरी जब बोलते थे तो उनके कई फॉलोअर्स थे, उनकी बातों को कई लोग सुनते थे। और बहुत ही सौभाग्य वाली बात है खुशबू कि 2011 में एक बार मुझे पहली बार ही बीपी केसरी से मुलाकात करने का मौका मिला। पिठौरिया में उनका घर था, और इतनी ख्याति के बावजूद भी बहुत ही सिंपल सिटी, बहुत ही सादगी से रहने वाले बीपी केसरी। और उनका घर देख के ऐसा लगा ही नहीं कि हम उस शख्स के पास हैं जिन्होंने झारखंड को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, और इतनी सादगी से बातचीत करना, व्यवहार कुशल इतना बीपी केसरी। और वो एक ही बार उनसे मुलाकात हुई, और दूसरा 2016 में जब उनके गुज़रने की बात सामने आई तो मुझे याद है अभी भी कि कई रंगकर्मी, कई संस्कृति ये उनके आँखों से आंसू छलक गए थे कि दादा अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। तो उनका एक ही मकसद था कि हम अपने साहित्य, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। और हमारा आज झारखंड भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, बीपी केसरी के सपने को आगे बढ़ा रहा है कि हम झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड के जंगलों को बचा कर रखें। तो मेरे ज्वेल्स के रूप में मैंने बीपी केसरी को चुना है, और सही मायनों में ये झारखंड के रत्न माने जाते हैं। बिल्कुल प्रशांत सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य के नेता रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने भले ही सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं किया, लेकिन अपने कलमों के माध्यम से जिस तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया है, वो सराहनीय है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी है सुमित, और मैं सुमित से जानना चाहूँगी कि सुमित, आपने झारखंड राज्य के 22 हीरो में किसे नवाजा है, किसे तराशा है? देखिए खुशबू, 22 साल का झारखंड हो गया है, और झारखंड में सिर्फ ये 22 नाम ही नहीं, कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि ज्वेल्स के तौर पर हम उन्हें देखते हैं। लेकिन आज जिनको मैंने एज ए ज्वेल चुना है वो उन 22 नामों में, वो हैं कराटे मास्टर मानस सिन्हा। अब इनको मैंने क्यों चुना है, क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा बात चलती है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे वो पुरुषों की सुरक्षा हो। और मानस सिन्हा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पिछले 3 दशक से लगातार सुरक्षा को लेकर के और कराटे को इंडिया में किस तरीके से और ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म दिलाया जा सके, और ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाया जा सके। कराटे सिर्फ लड़ाई झगड़े का कोई फॉर्म नहीं है, ये एक टेक्निक है जिसको इनके हिसाब से हर किसी को सीखना चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कराटे को जिस तरीके से मानस सिन्हा ने एक आयाम दिलाया, चाहे वो झारखंड की बात करें, चाहे इंडिया में बात करें, और हाल ही के दिनों में कराटे में एक जैसे स्टेज होता है जिसको हम डन कहते हैं, तो इनको 8th डन मिला था, वो भी जापानीज अकेडमी ऑफ शोतोकान कराटे फेडरेशन की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानस सिन्हा के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि ये झारखंड के ही हैं और इन्होंने कराटे को एक तरीके से एक बड़ा आयाम दिलाया है। बिल्कुल, और यहाँ पर मानस सिन्हा के बारे में एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मानस सिन्हा 40 सालों से रांची में अपनी एकेडमी चला रहे हैं, और यहाँ इन्होंने कई IAS, कई IPS को ट्रेन किया है। इसके साथ ही महिलाओं को भी ये ट्रेनिंग देते हैं ताकि महिला जो है वो सशक्त बन सके। अब हमारे साथ मेरी सहयोगी अनुजा है, और मैं अनुजा से जानना चाहूँगी कि अनुजा ने इस बार किसे चुना है 22 ज्वेल्स में? बिल्कुल, और खुशबू 22 साल का हमारा झारखंड हो गया है, और इस 22 सालों में जो कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी भूमिका उनके क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं साहित्य की बात कर रही हूँ, और रोज़ केरकेट्टा को मैंने चुना है। काफ़ी एडमायर भी मैं करती हूँ उन्हें। रोज़ केरकेट्टा जो हैं वो शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, और
भाषा पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी रही है। खड़िया भाषा और हिंदी भाषा में कई किताबें इन्होंने लिखी है और खुद महिला हैं और महिलाओं को लेकर जो है इनकी बातें काफ़ी मुखर होकर ये अपनी बातें रखी हैं लोगों के समक्ष। और ये भी मैं बात करना चाहूँगी कि जब गैर झारखंडी भाषा को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ है झारखंड में, इसका ये समर्थन करती हैं और लगातार अपनी बातें इसको लेकर वो रखती रहती हैं। हाल फिलहाल में इनको विश्वंभर साहित्य भारतीय सम्मान से 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी था कि इन्होंने ये सम्मान नहीं लिया क्योंकि ये जो है झारखंडी भाषा को सपोर्ट करती हैं और ये सम्मान जो है वो मिथिला साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान था। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग हैं, जो बाहरी भाषा का जो लोग समर्थन कर रहे हैं और वो लोग अगर झारखंड में रह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें झारखंड में रहकर जो झारखंड की मूल भाषाएँ हैं उनका समर्थन करना चाहिए, उनकी बातें करनी चाहिए। इसी वजह से वो ये सम्मान नहीं ली थी और अभी भी ये महिलाओं को लेकर अपनी बातें रखती रहती हैं। काफ़ी जो है प्रख्यात लेखिका हैं और मुखर होकर अपनी बातें रखती हैं। और ख़ास करके मैं बात करूंगी रोज़ केरकेटा की, तो जो आंदोलनकारी हैं उनके समर्थन में अभी तक ये खड़ी रही हैं। बिल्कुल अनुजा, रोज़ केरकेटा से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी कहीं पर भी गलत सम्मान दे रहा है तो सम्मान को ना ले, उस सम्मान को समझे, जिसके लिए आप हकदार हैं आप वहीं पर रहें। आगे बढ़ूंगी और अपने सहयोगी आकाश के साथ जुड़ना चाहूँगी और आकाश से जानना चाहूँगी कि आकाश, आपने 22 ज्वेल्स में किसे तराशा है और क्यों? देखिए खुशबू, मैंने 22 ज्वेल्स के रूप में CIP को चुना है इस बार, क्योंकि आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में जो मानसिक टेंशन है, जो भागदौड़ के ज़िंदगी में लोग मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, तो CIP एक ऐसा संस्थान है जो ऐसे ही रोगियों के लिए इलाज के लिए दिन रात लगा हुआ है। और आपको बता दें कि CIP में जो रोगी यहाँ पर आते हैं उनका इलाज ना सिर्फ दवाइयों से होती है बल्कि कई तरह की थेरेपी भी दिया जाता है। तो CIP एक, और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी यहाँ पर जो बातें हैं कि यहाँ पर किसी भी रोगी को बंद कमरों में नहीं रखा जाता है, खुले मैदान में घूमते हैं और वहाँ पर बंद नहीं रहते हैं। तो CIP एक ऐसा संस्थान है। और आपको बता रहे हैं कि झारखंड का नहीं, आसपास के जितने भी स्टेट हैं सारे जगह से यहाँ पर जो मानसिक रोगी है वो यहाँ पहुँचते हैं। तो CIP एक बढ़िया काम कर रहा है और ये आज से नहीं कर रहा है। इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी और अंग्रेज़ों के समय से वो लगातार अब तक सेवा देता है लोगों की, मानसिक रोगियों को, और यहाँ पर लोग इलाज कर ठीक भी हो रहे हैं और वापस हंसी खुशी अपने घर भी जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है आकाश, वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर मरीज़ों को जो है वो सेल में नहीं रखा जाता, खुले मैदान में रखा जाता है ताकि उन्हें बाकियों की तरह समझा जा सके और बाकियों की तरह ट्रीट किया जा सके। आखिर मैं आगे बढ़ूँगी और बात करना चाहूँगी गौरव से, और गौरव से जानना चाहूँगी कि गौरव ने किसे तराशा है इस बार 22 ज्वेल्स के लिए। गौरव जी बिल्कुल, मैंने जिसे तराशा है खुशबू, वो कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं है बल्कि ये एक फैमिली है जो कि आज से नहीं बल्कि एक लंबे समय से झारखंड के योगदान में अपनी अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है। बिल्कुल से हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स, जो कि झारखंड में जमशेदपुर में स्थित है, 1907 से इस कंपनी ने अपना योगदान देना शुरू किया है। और एक समय ऐसा आया था 1930 तक जब देश के डिमांड का 70% स्टील टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट से पूरा होता था। टाटा स्टील लगातार रूप से जिस जगह वो स्थित है जमशेदपुर को डेवलप करने में हमेशा से अपनी भूमिका इसने बहुत सरल तरीके से निभाया है। पिट्सबर्ग जो अमेरिका की एक शहर है उसके तर्ज पे शहर का डिज़ाइनिंग, प्लानिंग या फिर रेलवे कनेक्टिविटी को बूस्ट करना, हर चीज़ में टाटा स्टील का एक बहुत बड़ा योगदान है। टाटा स्टील अपने 200 करोड़ या 193 करोड़ के CSR फंड में से झारखंड में लगभग अपना 40 करोड़ का CSR फंड अपना एग्जॉस्ट करती हैं यहाँ पर, और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों को देख लें या फिर शहरी इलाकों को भी देख लें तो स्वास्थ्य सुविधा, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और भी ऐसे सामाजिक कार्यों में अधिकतर टाटा लिटरेसी मीट की अगर बात करें तो हर साल ये लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, लिटरेचर्स को बढ़ावा देने के लिए इसके तरफ से आयोजन किया जाता है। मानसी योजना का संचालन किया जा रहा है झारखंड में, जिससे कि गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों को
कि स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए उससे सुधारने के प्रति काम किया जा रहा है। एनवायरनमेंट को लेकर, युवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर ग्रीन स्कूल्स का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार रूप से कोई ना कोई, जैसे हम बात करें अगर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की, तो टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसके जरिए नए खिलाड़ियों में प्रतिभा को उभारने के लिए लगातार रूप से टाटा प्रयासरत रहती है। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आपने बताया तो उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि नाम भले ही छोटा सा है लेकिन उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनते गिनते लोग थक जाए। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में मैं यहाँ रुकना चाहूँगी छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद और भी ज्वेल्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम इस खास प्रोग्राम में आपको उन 22 हीरो से मिला रहे थे जिसे समाचार प्लस की टीम ने तराशा है। कुछ के बारे में हमारे कुछ सहयोगियों ने बताया और बाकियों के बारे में और भी जानेंगे। और सबसे पहले ब्रेक के बाद मैं मिलना चाहूँगी पंकज प्रसून से और उनसे जानना चाहूँगी कि 22 हीरो में उन्होंने किसने तराशा है। देखिए खुशबू, जब भी आप किसी राजनीतिक शख्सियत को अपना हीरो या समाज का हीरो बताते हैं तो इसके अपने जोखिम हैं। उनके आलोचक हो सकता है कि इसे पता नहीं किस रूप में ले, लेकिन मेरी नज़र में झारखंड का सबसे बड़ा हीरा आज अगर कोई है तो वो बाबूलाल मरांडी। वो उनकी कौन सी पार्टी है, क्या कुछ कर रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ। सेल्फ मेड इंसान। उनके पिता छोटे लाल मरांडी छोटे किसान थे। हम में से यहाँ जो भी है, हमारे परिवार में जितना पैसा है उनके यहाँ इतना नहीं था, खाने को भी नहीं था। लेकिन उस दौर में इस व्यक्ति ने खुद से प्रेरित होकर न सिर्फ शिक्षित हुआ, कॉलेज तक पहुंचा, और एक और बात, जब जहाँ पे ये रहते थे वो ऐसा इलाका था, संथाल परगना, दुमका, गिरिडीह का जो कोदाई बाग इनका गांव है, वहाँ बाहरी लोगों को देखते ही पेड़ के पीछे से छिप के तीर मार दिया जाता था। और उस दौरान ये आदमी कॉलेज में जब पढ़ता था तो आरएसएस संगठन में शामिल हो गया। देखिए समाज के विपरीत चलने की क्या मेंटलिटी होती है कि जिस गांव में कोई पढ़ता नहीं था वहाँ इसने एमए किया, जिस गांव में किसी बाहरी को आने नहीं दिया जाता था इसने अपने से स्वतः ही एक ऐसे संगठन से जुड़ा जो कि उस समाज के लिए अछूत था। उसके बाद जब ये राजनीति में आए तो पहला चुनाव भी लड़े दुमका से, और उस दौर में लड़े जब शिबू सोरेन की झारखंड की राजनीति में तूती बोलती थी। पहली बार हारे जरूर, लेकिन उसके बाद हराया भी। शिबू सोरेन जैसी शख्सियत को दुमका में हराना और उसके बाद उनकी पत्नी को हराना, ये कोई आम साधारण इंसान कर ही नहीं सकता। बाबूलाल मरांडी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे ज़्यादा ट्रैवल झारखंड में कोई राजनेता नहीं घूमा है। शायद ही कोई ऐसा गांव, शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक होगा जिसके 8-10 लोगों को बाबूलाल मरांडी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते होंगे। इनके काम करने का नज़रिया देखिए, यहाँ भी लीक से हटकर दिखते हैं। झारखंड जब बना तो उस वक्त सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या थी? कम्युनिकेशन की। इन्होंने ग्राम सेतु योजना शुरू किया कि कोई भी ऐसा गांव नहीं रहेगा जहाँ छोटे छोटे पुल पुलिया बनाने की बात चल रही थी। कुटीर उद्योग, उस टाइम में मशरूम की खेती का बड़ा चर्चा हुआ करता था जब ये मुख्यमंत्री बने। खैर राजनीति है, राजनीतिक वजहों से कभी ये पार्टी के बाहर चले गए, अंदर रहे, आज कहाँ हैं, इनसे ये नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि एक आदमी से कैसे इंस्पायर हुआ जा सकता है कि एक गांव के गरीब परिवार में आदिवासी परिवार में एक लड़का जो पैदा हुआ और वो आगे बढ़ते बढ़ते सिर्फ केंद्र का मंत्री बन गया और राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनता है बिना किसी गॉडफादर के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने कार्य किया है, चाहे वो लोगों को बढ़ावा देने का कार्य हो या फिर अब की बात कर ले तो भाजपा विधायक दल के नेता हैं और भाजपा में रहकर भी यहाँ पर वो अपनी बातों को बोलने से पीछे नहीं हटते, हमेशा लोगों का मदद करते हैं और सिर्फ
ऐसे ही नहीं, अगर सोशल मीडिया की भी बात करें तो सोशल मीडिया पर भी युवाओं के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी है प्रमोद सर। प्रमोद जी से मैं जानना चाहूँगी कि उन्होंने 22 ज्वेल्स में किसे चुना है और क्यों? मेरे 22 ज्वेल्स में अष्टम उरांव हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि फुटबॉल का एक सितारा उभरा है, अष्टम उरांव। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो कि एक तरह से कहा जाए कि झारखंड के लिए अछूत खेल ही था, लेकिन झारखंड ने एक नए खेल में अपनी पहचान बनानी शुरू की है। उसमें अष्टम उरांव का, सिर्फ अष्टम उरांव ही नहीं, उनके साथ जो 5 और लड़कियां थी जिनका चयन अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए हुआ था, उसके लिए हुआ था। अष्टम उरांव का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, अगर उसको आप खंगालने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक प्रेरणा है। प्रेरणा इस मायने में है कि आप फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो रिजल्ट है उसको देखेंगी तो भारत शून्य है, कुछ नहीं है। ये मायने नहीं है, ये मायने है कि भारत ने एक कदम बढ़ाया है, झारखंड ने एक कदम बढ़ाया है। अष्टम उरांव एक गुमला के एक छोटे से गांव में माड़ भात खा करके अपनी पहचान बनाई है। आपको याद होगा हाल में ओलंपिक में मीरा चानूबाई ने भी क्या कहते हैं अपनी पहचान बनाई थी, वो भी माड़ भात खा करके ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली खिलाड़ियों में से है। तो ये अष्टम उरांव का इस मुकाम तक आना, अपनी पहचान बनाना, ये इनकी व्यक्तिगत पहचान से ज़्यादा झारखंड के लिए एक प्रेरणा है। बिल्कुल। और यहाँ पर अष्टम उरांव के बारे में एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जब मैच खेलने के लिए अष्टम उरांव वहाँ पर गई हुई थी, उनके घर पर टीवी का जो सुविधा है और जनरेटर की जो सुविधा है वो ज़िला प्रशासन के द्वारा पहुंचाया गया था। आज अष्टम उरांव की बात करें तो उनके नाम पर एक स्कूल खोला जा रहा है, सड़क बनवाया जा रहा है, और सड़क जो उनके नाम से बनवाई जा रही है उसमें उनके माता पिता खुद कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेरणा हमारे लिए। अब हमारे साथ है हमारे जमशेदपुर से ब्यूरो इंद्रजीत, उनसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने इस बार किसे तराशा है। इंद्रजीत। खुशबू, बता दें कि अगर 22 वर्ष के झारखंड में हमें एक हीरे की खोजने की अगर एक जिम्मेदारी दी गई है तो हमारा हीरा सरायकेला के 6 गुरु तपन पटनायक जी होंगे। कारण साफ है कि झारखंड को ज्यों ही हम बोलते हैं कि जल जंगल ज़मीन का ये झारखंड है, तो कला संस्कृति जो है इसमें निहित होता है, और यही कारण है कि हमने चुनाव किया है सरायकेला से हमारे 6 गुरु तपन पटनायक जी का, जो सरकारी स्तर पे कई सम्मान पा चुके हैं। और पिछले दिनों जब कोरोना की त्रासदी आई थी तो पूरे विश्व भर में लगभग 110 देशों में वो ऑनलाइन जागरूकता अभियान चलाएं, जिसके लिए भी उन्हें सम्मान दिया गया। और आज झारखंड को एक 6 के रूप में भी जाना जाता है। कारण साफ है कि जब भी कोई बड़े नेता किसी कार्यक्रम में शरीक होते हैं या फिर आदिवासी हमारे भाइयों के घर में शादी ब्याह होती है तो वहाँ भी 6 का नाच किया जाता है। तो झारखंड को एक तरह से 6 ना देखना, ना दिखाना, ये बेईमानी है। तो 6 गुरु हमारे लिए अभी 22 वर्षों के झारखंड में तपन पटनायक जी हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, और तपन पटनायक ने झारखंड के लिए जिस तरीके से कार्य किया है, छऊ के बारे में बात कर रहे थे, छऊ को सिर्फ झारखंड, बिहार या फिर उड़ीसा तक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में पहुंचाया है, और ये भी प्रेरणादायक है। अब हमारे साथ हमारी सहयोगी है ऋतिका, उससे जानना चाहूँगी मैं कि उसने इस बार किसे 22 ज्वेल्स में ऐड किया है। ऋतिका जी। खुशबू, अगर मैं बात करूँ कोई एक नाम चुनने की तो ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मैंने एक रिसर्च स्कॉलर को चुना है जिनका नाम है अर्चना कुमारी। हालांकि अब ये रिसर्च स्कॉलर नहीं रही हैं, ये डॉक्टर अर्चना कुमारी हो गई हैं। अब कौन है ये अर्चना कुमारी? कौन है डॉक्टर अर्चना कुमारी? डॉक्टर अर्चना कुमारी वैसे तो रांची के अरगोड़ा की रहने वाली हैं, लेकिन इन्होंने योग में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है। ये झारखंड की ऐसी पहली महिला है जो उत्तराखंड के देव संस्कृति यूनिवर्सिटी से इन्होंने योगा में PhD किया है। योग को लेकर काफ़ी अहम बिंदु हैं जो हम नहीं जानते हैं कि योग कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इनका जो टॉपिक था रिसर्च का वो ये था कि अगर कोई
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो मेंटली फिज़िकली योगा क्या हमारे ऊपर किस तरीके से काम करता है, हमें कितना एक्टिव रखता है, ये तमाम बातें इनके थीसिस में हैं। अब हम तो ये जानते हैं कि योग हमारे लिए कितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे अगर हम वर्ग में बात करें तो युवा वर्ग है जो योग को ज़्यादा ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उसे नहीं देखते हैं। वो अभी भी जिम नहीं, हम जिम जाएंगे, जिम में वर्कआउट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी हाल ही हमने देखा 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं। राजू श्रीवास्तव, वो जिम में वर्कआउट करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर आप योग कर रहे हैं, योग में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमारे शरीर में बहुत पॉजिटिव वे में किस तरीके से काम करता है, ये डॉक्टर अर्चना कुमारी ने बेहद बढ़िया तरीके से बताया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बता दूं कि पीएचडी करने के बाद जो डॉक्टरेट की उपाधि होती है वो इन्हें किसने दिया? लोकसभा के अध्यक्ष खुद ओम बिरला ने इन्हें दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ज़रूरत है हमें डॉक्टर अर्चना कुमारी जैसे शख्सियत को बाहर लाने की। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग परसेंटेज में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अर्चना कुमारी को लोग जानते होंगे। तो ज़रूरत है ऐसे शख्सियत को सामने लाने की। तो मैंने जब लिस्ट आउट मैंने किया कि मुझे किन के बारे में बोलना चाहिए, तो मुझे लगा कि डॉक्टर अर्चना कुमारी उन्हें सामने लाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी योगा में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो मुझे अर्चना कुमारी काफ़ी अच्छी लगी अगर मैं 12 हीरो में बात करूँ तो। बिल्कुल, 22 हीरोज़ की बात हो रही है, झारखंड की बात हो रही है, और ऐसे में जिस तरीके से ऋतिका हो या फिर प्रशांत भगत हो, उन्होंने जिस तरीके से जिन लोगों को सामने लाया, शायद उनके बारे में उतनी जानकारियां झारखंड वासियों को नहीं होंगी। अब हमारे साथ मेरी सहयोगी है अनुजा, मैं उससे जानना चाहूँगी कि अनुजा, इस बार तुमने किसे चुना है और क्यों? बिल्कुल खुशबू, और मैं लगातार महिलाओं पे फोकस कर रही हूँ, और इस बार फिर से मैंने एक महिला को ही चुना है। और खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन अब मैं ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में बात कर रही हूँ। रिया तिर्की मिस इंडिया झारखंड 2022 रह चुकी हैं, और ये पहली ऐसी ट्राइबल हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बता दूं कि फेमिना मिस इंडिया 2022 में इन्होंने टॉप 30 तक अपनी जगह बनाई थी। इस दौरान जो है इनका जो करियर अगर मैं देखूं तो 8 साल का लंबा करियर रहा है। काफ़ी मेहनत की इन्होंने, उसके बाद ये मिस झारखंड रहीं और फिर फेमिना मिस इंडिया 22 में गई। और इस दौरान जो है इनके संघर्ष की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ट्राइबल महिलाएं हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाती हैं, और ये पहली महिला हैं। इन्हें काफ़ी मेहनत भी करना पड़ा। हालांकि फेमिना मिस इंडिया में जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि झारखंड से जो महिलाएँ हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी ये पहला मौका था और इन्होंने प्रूव करके दिखाया। इसके बाद इन्होंने खिताब तो हासिल किया, लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं रिया तिर्की की, तो अब जो हैं वो क्लासेस भी लेती हैं। जो झारखंड की बच्चियां हैं जो ग्लैमर वर्ल्ड में, जो मॉडलिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, एक अचीवमेंट हासिल करना चाहती हैं, उन्हें क्लासेस देती हैं, उन्हें सिखाती हैं कि कैसे फेमिना मिस इंडिया में जा सकते हैं आप, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे ग्रूम कर सकते हैं ख़ुद को, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बारीकी से बताती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से झारखंड की जब बात करते हैं, कला संस्कृति, कल्चर्स, ट्रेडिशन की बात होती है, और इस बीच ग्लैमर वर्ल्ड में झारखंड को आगे बढ़ाने में रिया तिर्की का अहम सहयोग ज़रूर रहा है। अब हमारे साथ हमारी सहयोगी है प्रियंका, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने 22 ज्वेल्स में किसे ऐड किया है और क्यों? प्रियंका। डॉक्टर जयश्री रॉय अपनी एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई है। खासतौर पे झारखंड जिस तरीके से 22 साल पूरे कर रहा है, एक झारखंड का भविष्य संवारने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पे इन्होंने कई लोगों को मुफ्त में भी इलाज का लाभ पहुंचाया है। साथ ही कई ऐसे परिवारों को वो सहयोग देते आए हैं जिनसे कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं परस्पर मिलती रहें, उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। कोई ऐसा परिवार जिनको ऐसा लगता है कि वो आगे इन किसी भी बड़ी बीमारी का खर्च वहन नहीं कर सकता,
उसको लेकर भी ये भरपूर सहयोग देते आए हैं। इनका ये योगदान कहीं ना कहीं झारखंड को संवारने में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि हम कहते हैं कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है, और उस भगवान उस लाइन को जेसी रॉय सर जो हैं कहीं ना कहीं प्रूव कर रहे हैं। अब हमारे साथ मेरी सहयोगी प्रभा है। एक बार फिर से प्रभा के पास आ गई हूँ मैं। और प्रभा, इस बार किसको चुना है तुमने? खुशबू, इस बार जिन्हें मैंने चुना है उनसे थोड़ा पर्सनल कनेक्शन भी है मेरा। तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टर डॉक्टर मेरी ग्रेस, जो कि उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रिंसिपल के तौर पर उन्हें जाना जाता है, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। और मैं दर्शकों को बता दूं, मैं खुद उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ उर्सुलाइन इंटर कॉलेज में। और हम सिर्फ, अगर मैं स्टूडेंट नहीं होती तो शायद खबरों में हम देखते हैं कि वो डिसिप्लिन के लिए जानी जाती हैं, बट क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा है कि स्कूल में, हमारे कॉलेज में किस तरीके से डिसिप्लिन फॉलो किया जाता था। मतलब स्कूल का, हमारे कॉलेज का जो पहला दिन था, तब से ही जो हमें एक स्टेज से सिस्टर मैरी ग्रेस ने ये कहा था कि डिसिप्लिन जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही हमें आगे ले जाती है। और 2 साल जो हम वहाँ रहे, तो 2 साल में हर एक दिन वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करती थी, टाइमिंग को लेकर के हो या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन कितना मैटर करता है खुशबू, वो हमने इनसे सीखा। और अब जब हम कॉलेज से बाहर निकल गए और जब देखते हैं उन्हें इतनी उपलब्धि के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने उर्सुलाइन इंटर कॉलेज को जिस ओहदे तक अब पहुंचा दिया है, वो काफ़ी गौरवान्वित करने वाला है। और उर्सुलाइन इंटर कॉलेज का रिकॉर्ड बता दूं तो साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, टॉप 10 में उर्सुलाइन की स्टूडेंट्स ज़रूर शामिल रहती हैं, और वो मेरे लिए भी एज ए स्टूडेंट बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल। और जिस तरीके से महिला होकर ये महिलाओं को भी आगे बढ़ा रही है, जैसा कि आपने बताया प्रभा, की डिसिप्लिन पर इनका फोकस हमेशा रहा है, और हमेशा हम भी सुनते आए हैं कि अगर अनुशासन है तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं पहुंच गई हूं अपने एक और सहयोगी मनोज के पास, और मनोज जी से मैं जानना चाहूँगी कि उन्होंने इस बार 22 ज्वेल्स में किसे चुना है और क्यों। मनोज जी खुशबू, मैंने 22 ज्वेल में इस बार झारखंड के ही, रांची के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं किसले जी का, उनको ऐड किया है। वो सिर्फ पत्रकार ही नहीं, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, उन्होंने इसके अलावा पत्रकारिता के अलावा डिजिटल मीडिया में, और जो संचार क्रांति जब शुरुआत हुई थी, तब उस वक्त इन्होंने रांची से प्रकाशित होने वाले प्रभात खबर जैसे प्रतिष्ठित अखबार में फुल पेज का इनका एक जानकारी का लेख आता था सामने, और कॉलेज के ज़माने में हम सब और सारे लोग वो जानकारी लेते थे। और जैसा मुझे जानकारी है कि ये ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में सबसे पहले, अगर जो लीनियर एडिटिंग की शुरुआत इन्होंने की थी प्रयोग के तौर पे, ऐसा करने वाले ईस्टर्न रीजन में टेलीविज़न मीडिया में पहले शख्सियत थे। 40 वर्षों तक इन्होंने पत्रकारिता की, और इसके अलावा अभिनय के क्षेत्र में भी ये काफ़ी सक्रिय इन्होंने भूमिका निभाई है। कुछ फिल्मों में भी काम किया है। जहाँ भी रहे हैं ये, जिस भी मीडिया हाउस में रहे हैं, वो अपने बेबाक अंदाज में अपने लेखनी के माध्यम से यहाँ के सामाजिक मूल्यों को लोगों के सामने रखने का काम किया है। बिल्कुल। तो हम सब पत्रकार हैं, और जिस तरीके से पत्रकारिता जगत में किसले जी ने काम किया है, मनोज सर ने भी बताया, हमारे संपादक से भी हमारी बात हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने भी बताया था कि किसले जी जो है वो एक मात्र ऐसे झारखंड के पत्रकार हैं जिन्होंने 40 साल से अपना योगदान यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही बिना दबाव के उन्होंने काम किया है, फ्रीलांसिंग में उन्होंने काम किया है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तब उनसे ये सीखने को मिला कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है अब के टाइम पर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। अब हमारे साथ हमारे धनबाद ब्यूरो हैं, उनसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने इस बार किसे चुना है और क्यों। कुंदन सर। खुशबू, सबसे पहली बात है कि अभी ज्वेल्स की बात हो रही है, रत्नों की बात हो रही है, और ब्लैक डायमंड की बात ना हो तो पूरी अधूरी रहेगी, क्योंकि धनबाद जो है कोल ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। और कोल इंडस्ट्रीज़ जो है 274 माइंस पहले यहाँ पे काम किया करता था। और आपको मैं बता दूं कि 16 जनवरी 1972 को BCCL जो है वो
प्राइवेटेशन से नेशनलाइजेशन हुआ और KCR जो चेयरमैन थे उस समय BCCL के, उन्होंने ब्लैक डायमंड सिटीज़ का नाम रखा था, चूँकि ये पुरुलिया ज़िला में उस समय रन किया करता था धनबाद। और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी, चूँकि BCCL का जन्म इसलिए हुआ था, उस समय इंडस्ट्रीज़ जो है पावर इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिक पावर और स्टील इंडस्ट्रीज़ को कोयले की बहुत ज़रूरत थी और कोल इंडिया ने BCCL का उस समय प्राइवेटेशन से नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद BCCL जो है 3 भागों में बटी, जिसमें CCL, ECL और BCCL। और BCCL जो है जिस समय 72 में उस समय 18-19 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन करती थी और उस समय 1,74,000 माइनर्स जो है उसमें काम करते थे, जो घटकर अब 37,000 हो गया है। और इस डायमंड कोल के चलते जो है धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दिए हैं और धनबाद का नाम जो है आज ब्लैक डायमंड रोशन कर रहा है इस देश को। बिल्कुल, और धनबाद को जो है सिर्फ कोल के नाम से जाना जाता है, जैसा कि उन्होंने बताया कि डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे इंडिया और शायद पूरे एशिया में अगर धनबाद की पहचान है तो कोयले की वजह से। और अब हमारे साथ मेरे सहयोगी है संजीव, उनसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने 22 ज्वेल्स में किसे तराशा है और क्यों। देखिए खुशबू, सबसे पहले बता दूं कि झारखंड में जेम्स और ज्वेल्स की कमी नहीं है। तो हमारे जो आज ज्वेल्स हैं वो सीमन उरांव हैं। सीमन उरांव को मैं दिखाऊंगा कि देखिए ये वाटरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें कि झारखंड में वर्षा बहुत होती है लेकिन वो पानी कहीं संचय नहीं होता है, उसका संचय करने वाले में से ही इन्हें सीमन उरांव हैं। और सीमन उरांव को इसी के लिए वाटरमैन कहा जाता है कि इन्होंने अपने बेड़ो जो है गांव, वहाँ पे उन्होंने 51 गांवों में अपने जल संरक्षण के चलते भूमि को हरा भरा बनाया, पेड़ लगाए। करीब 2000 हेक्टर जो है उसमें जो फसल लगती हैं, यहाँ पे जनरली एक फसल हुआ करता है, लेकिन अभी अब बेड़ों के क्षेत्र में आप जाइएगा तो वहाँ पे 3 फसल आपको ज़रूर दिखेगा। वो सब वाटरमैन का कमाल है। लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख जरूर है कि इन्होंने जो काम किया है उसे अब आगे ले जाने वाला कोई दिखाई नहीं देता है झारखंड में। और दूसरी, इनकी उपलब्धियां भी बहुत देर से लोगों के बीच में आई है। तो मैं सरकार या जो भी ये सोशल सेक्टर में काम करते हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि इनके कामों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाएं और इन्होंने जो चीज़ दिया है झारखंड को वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो मैं साथ में यही बताऊँगी, इनके इन्हीं कामों के चलते 2016 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला। झारखंड सरकार ने भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए हैं और मैं कहूँगा कि इन्हें और भी ज़्यादा, अभी 87 साल की उम्र हो गई है, पिछले दिनों इन्होंने पैरालिसिस अटैक भी हुआ था। भगवान इन्हें और भी लंबी उम्र दे और ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम से लोगों को और भी लाभ पहुँचाए। बिल्कुल, तो बात सीमन उरांव की हो रही थी, वाटरमैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ एक और ख़ास बात बता दूं कि साल में 1000 पेड़ लगाने का इनका रिकॉर्ड रहा है और लगातार पर्यावरण को संरक्षित करने में इनका अहम भूमिका जो है, इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और अब तक 21 ज्वेल्स के बारे में हमने आपको गिनवा दिया। और एक बार फिर से आखिर में मैं अपने संपादक ब्रजेश रॉय के पास फिर से आना चाहूँगी और उनसे एक और ज्वेल के बारे में जानना चाहूँगी कि आखिर लास्ट में उन्होंने किसे चुना है। खुशबू, ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारी टीम ने, समाचार प्लस की टीम ने झारखंड को, उसकी तस्वीर को सजाने वाले 22 वैसे हीरो का नाम लिया है। उन्हें आप ज्वेल्स कहें या हीरो कहें, रियल हीरो हैं। हमारे झारखंड की तस्वीर को सजाने वाले वो रियल हीरो हैं। और इसमें सबसे अंत में अगर 22 ज्वेल्स की बात आ रही तो सबसे अंत में जो 22वें नंबर पर और सबसे प्रमुखता से जिसका नाम है वो है पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त जी। बलबीर दत्त एक यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म का। बलबीर दत्त पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जो सेवा दी है उस योगदान को हम पत्रकार समूह या व्यक्तिगत मैं पत्रकार कभी नहीं भूल सकता। लगभग 60 वर्षों से ज़्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। अविभाजित भारत
जो वर्तमान में पाकिस्तान है, रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ था, बहुत ही सामान्य एक व्यापारी परिवार में। लेकिन वहाँ से कैसे वो भारत आए और कैसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और 2017 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए कई सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। आज वो बुजुर्ग हैं, बावजूद इसके उनके लेखनी में जो धार है, उनके विचारों में जो एक प्रेरणा दिखाई पड़ती है, वो बहुत कम पत्रकारों में होती है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मनोज जी ने एक और वरिष्ठ पत्रकार किसले जी के बारे में भी कहा था। किसले जी एक ऐसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर झारखंड में नजर आए थे जो आज भी पत्रकारिता की सेवा कर रहे हैं। नॉन लीनियर एडिटिंग की इजाद उन्होंने प्रयोग के तौर पर झारखंड में किया था, जिसे देश दुनिया ने भी माना। किसले जी के साथ अगर हम बलबीर दत्त की तुलना करें तो नाकाफी होगा। दोनों अपने अपने क्षेत्र के बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बलबीर दत्त हैं। और जब तक झारखंड या विभाजित बिहार की बात की जाए, ये पत्रकार बिरादरी रहेगा, क्योंकि पत्रकार बिरादरी को रहना ही पड़ेगा। वो सालों से रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि पत्रकार समाज की सामाजिक संरचना को संवारने वाला वो शख्सियत होता है जो निस्वार्थ भाव से समाज को एक दिशा और दशा देने का काम करता है। और यही बात है कि अघोषित तौर पर पत्रकार को लोकतांत्रिक ढांचे का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन बलबीर दत्त वाकई में वैसे पत्रकार हैं जिसकी पत्रकारिता को लेकर उस पर शोध किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर मैं समाचार प्लस के दर्शकों को भी कहूँगा और खुशबू आपको भी कहूँगा कि बलबीर दत्त एक बड़े नाम है, बड़े हीरो हैं, हमारे हीरो हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हमारे संपादक ब्रजेश तर, जिन्होंने बताया कि बलबीर दत्त यहाँ पर आखिर ज्वेल क्यों हैं, किस तरीके से उन्होंने पत्रकारिता जगत में काम की, किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है पत्रकारिता को। और हमारे साथ जो हमारी टीम थी, उन्होंने आपको बताया कि इस साल हमने या फिर समाचार प्लस की टीम ने किन हीरो को तराशा है। और उम्मीद करती हूँ कि इनके ज़रिए आपको झारखंड के उन हीरो के बारे में पता चला होगा, उन संस्थानों के बारे में पता चला होगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिली होगी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।